हाँ, नमस्कार साथियों। आज वहीं से शुरू करते हैं जहाँ अपन ने कल अंत किया था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कल की जो क्लास थी उस क्लास को अपन आगे निरंतर तरीके से करें। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे हम। आवर्त सारणी के बारे में जो चर्चाएं कर रहे थे कि भाई आवर्त सारणी से संबंधित जो वर्ग हैं उनके वर्गीकरणों के बारे में हम बात कर रहे थे। उससे पहले अगर थोड़ा सा देखो तो एक बार वापस से अपने टॉपिकों से रूबरू हो जाए अपन। तो ये था कि हम आवर्त सारणी को हमने शुरू किया। आवर्त सारणी में सबसे पहले डाइबेराइन त्रिक। अब डाइबेराइन त्रिक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत, उसके बाद में अपन ने मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर अपन ने हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो, फिर हमने जो दीर्घ रूप था रैंग और वार्नर ने दिया उसके बारे में चर्चाएं की थी। और उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको कंटेस्ट हो। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करें आगे किससे कि भाई वर्गों के आधार पे वर्गीकरण, आवर्त के आधार पे वर्गीकरण कर लिया था। ठीक है, और उससे बनने वाला जो एक इम्पोर्टेंट सा बड़ा सा प्रश्न वही है कि भाई आवर्त के आधार पे अगर हम बात करें तो आवर्त के आधार पे बस इतना सा है कि कोई भी आवर्त दे के पूछ ले कि भाई दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। बात करें अपन पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है या सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछे। प्रश्न ये सबसे ज़्यादा बात करें इम्पोर्टेंट की तो वही है कि सबसे बड़ा आवर्त। एक तो ये, और दूसरी बात करें हम तो वो कौन सा प्रश्न बने कि सबसे छोटा आवर्त। सबसे छोटा आवर्त। अब देखो बात, सबसे बड़े आवर्त की बात करें तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन देगा, अगर वो ऑप्शन देगा तो छठा सातवां या तो साथ में दे देगा या ऐसे नहीं देगा ए और बी के रूप में, ए में छठा बी में सातवां। ठीक है, और ओबियसली तरीके से अपन माने तो सबसे बड़े आवर्त किसे कहा गया है भाई, छठे को, छठा आवर्त। ठीक है, यानी कि इसमें कुल मिला के बात करें तो तत्वों की संख्या कितनी है, 32 है, इसलिए सबसे बड़ा आवर्त। और छोटे की बात करें तो छोटा कौन सा है, प्रथम आवर्त। और प्रथम आवर्त में तत्व कितने, 2। ये चीज़ है, ये अपने को पता है, लगभग अपन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर कोई दूसरा प्रश्न भी बने कि भाई पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, आराम से बता सकते हो, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। ठीक है, अगर पूछ ले कि भाई तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है तो बता सकते हैं कि भाई तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी, तृतीय आवर्त में तो तत्वों की संख्या कितनी है कि 8। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं आराम से। तो ऐसा अगर कोई भी प्रश्न बने तो हम आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आगे अपन ने थोड़ी सी चर्चाएं की थी वर्गों के वर्गीकरण के बारे में कि वर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, उनके बारे में अगर हमने चर्चा की थी तो वही चीज़ अपन आगे करें कि आवर्त सारणी के वर्गों का वर्गीकरण। ये चीज पहला वर्ग अपन ने वर्गीकृत किया था कि पहले वर्ग को क्या कहते हैं, प्रथम वर्ग को और किस नाम से कि भाई सार धातु। ये इसके बारे में अपन ने चर्चा की। ठीक है, हम चर्चा इनके वर्गीकरण में यही करेंगे कि उनके संयोजकता कोष में अंतिम कोष की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना सामान्य तौर पे, वो चर्चा अपन करें। ठीक है, दोनों चीज़ें अपन ने इसके बारे में की। उसके बाद में अपन बात करें तो किसकी, द्वितीय वर्ग की, इसे क्या भाई, सार मृदा धातु, क्या कहेंगे, सार मृदा धातुएं। ये हो गई चीज। ठीक है, ये दोनों चीजें। अब सार मृदा धातुओं में अपन ने बात की, इसके संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद में बात करें तो दूसरे की इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है भाई, NS2 होता है, यही चीज़। और इधर बात की थी तो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NS1 होता है। ये याद रखना अपने को, साफ तौर पे बात करें तो ये अपने को याद रखना है। पूछने वाला प्रश्न पूछता है कि प्रथम वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, या सार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आप आराम से बता सकते हो कि सार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कोई किसी प्रकार की शायद आपको कोई समस्या हो। ठीक है, ये चीज़ आप आराम से बता सकते हैं। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं एक और वर्ग की, अपन बात करते हैं 13वें वर्ग की, कि 13वें वर्ग को क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो अपन बढ़े आगे। अब देखो, हम बात करें 13वां वर्ग, 13वां वर्ग। अब ध्यान देना भाई, 13वें वर्ग की अगर अपन बात कर रहे हैं, 13वें वर्ग में बस इतनी सी चीज़ें कि इसको क्या कहते हैं, और इनको अगर रोमन में बांटे तो रोमन में ये कौन सा वर्ग है, कल चर्चा की थी, इसे क्या कहेंगे भाई, 3A वर्ग कहेंगे। ठीक है, कॉमनली कोई रेयर में पूछ ले कि 13वें वर्ग को रोमन में या उपवर्गों के रूप में विभाजित करने पर उसे क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन टिका है सीधे से, तो अपने को याद रहना चाहिए कि भाई कौन सा है, 3A है। उसके बाद में अपन बात करें इनके जो वर्ग हैं उसको और नाम से क्या कहते हैं भाई, बोरोन परिवार कहते हैं। बोरोन परिवार, ये याद रखना। बोरोन परिवार 13वें वर्ग को कहते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है कि बोरोन इस वर्ग का मुख्य मान ले कि पहला सदस्य है इस वर्ग का, वो कौन है, बोरोन है। अब अपन तत्वों की बात करें तो भाई देख लो, इन TL, यही चीज थी। ठीक है, अब इसी में शायद ही कोई समस्या हो। अब देखो बात करते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो उनके बारे में अगर हम बात करें, ये सारे के सारे बोरोन परिवार के तत्व कहलाते हैं। अब इनके 2 ही चीज़ें अपने को याद रखनी, एक तो भाई 13वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और दूसरी बात करें अपन ने आवर्त सारणी में चर्चा की थी कि भाई 13 से लेके जो 18 वर्ग के तत्व हैं उनको P ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। ये चीज़ भी अपन याद रख लेना, बीच में कोई रहे तो भाई सीधा सा कि पहले और दूसरे वर्ग को तो S ब्लॉक, और उसके बाद में 13 से 18 तक के वर्गों के तत्वों को क्या कहेंगे भाई, P ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके की बात है, कोई इसमें शायद ही आपको समस्या है। ठीक है, ये चीज़। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े और इनके देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें कि भाई 13वें वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1, ये लिख लेना इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और दूसरी चीज़, अब इसमें देखो अपन साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कैसे, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कोष में संयोजक कोष की बात करें कि भाई संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो ये तो अपने खुद को पता है, अपन बेसिक से स्ट्रक्चर बना ले तो भी गई बोरोन है तो बोरोन के आखिरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी गई 3, तो इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 3, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। ये याद रखना है कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से अपने को याद रह जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरी चीज़ है कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 होता है। ये सारे के सारे जो एल्यूमिनियम वगैरह गैलियम वगैरह है इनका,
ये तो हो गया अपने कौन से, बोरॉन परिवार। अब हम बात करते हैं बोरॉन परिवार से आगे कि बोरॉन परिवार के बाद में अगर हम बात करें तो आगे कौन सा भाई, बोरॉन के बाद में कौन सा तत्व आता है, अगर आपको याद आए तो कौन सा, छठे परमाणु क्रमांक पे कार्बन। तो हम बात करेंगे किसकी, कार्बन परिवार की। और कार्बन परिवार कौन से वर्ग में, चौदहवें वर्ग का सदस्य है। ठीक है, ये सारे के सारे चौदहवें वर्ग के जो भी सदस्य हैं वो कौन से, कार्बन परिवार कहलाएंगे। और 13वें वर्ग के जो सारे के सारे सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे, बोरॉन परिवार कहलाएंगे। ये अपने को याद रखना है सीधा। अब उसके बाद में हम बढ़े आगे, बात करते हैं हम किसकी, 14वां वर्ग। रोमन में अगर कहे तो भाई 4th ए, रोमन की अगर बात करें तो 4th ए। और इस परिवार, इस वर्ग के सदस्यों को क्या कहते हैं, कार्बन परिवार। कार्बन परिवार कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से अगर अपन बात करें तो याद रख लोगे आराम से कि भाई इस सदस्यों, इनको क्या कहेंगे कि कार्बन परिवार कहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं भाई। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें भी अगर अपन थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें इसमें भी, तो वही चीज़ है कि भाई कार्बन परिवार में कौन कौन से आएंगे भाई, यही जो कार्बन से संबंधित, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और सॉरी टिन और लेड, ये सारे के सारे ये किस में आएंगे, कार्बन परिवार में ये सदस्य। अब इन सदस्यों को भी अपन ने आवर्सान या आराम से पढ़ी हैं, तो इन सदस्यों में या इन सदस्यों के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि भाई यहाँ कार्बन परिवार से संबंधित ये सदस्य हैं। ठीक है, आपसे पूछने वाला प्रश्न यही पूछे कि कार्बन परिवार कौन से वर्ग के सदस्य होते हैं, तो कौन से वर्ग के, 14वें। और 14वें वर्ग के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो कार्बन परिवार कहा जाता है। ये अपन याद रख सकते हो आराम से। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP2 यही होगा। ठीक है, यानी कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 और NP2। यानी कि इसके जो P ब्लॉक के कक्षक हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और संयोजकता कोष की बात करें तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसके भाई, 4 होती है। इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 4। तो किसी प्रकार की कोई समस्या शायद ही आई अपने को। इसके बाद में अपन बढ़े आगे आराम से कि भाई यहाँ तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े, तो आगे बढ़े और उसके बारे में अगर चर्चा करें तो आगे आगे कौन सा वर्ग है, 15वां। वर्ग आवर्त सारणी आपने पढ़ी है तो आराम से याद रहेगा कि 15वें वर्ग के कौन से सदस्य होते हैं। ठीक है, अब कार्बन के बाद में कौन आता है भाई, नाइट्रोजन। तो इसको, इस वर्ग को क्या कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार। यही हो गया। और दूसरी चीज़ अगर रखें तो ये इसको रोमन अगर अक्षरों में कहे, उपवर्गों के रूप में विभाजित कहे तो इसे क्या कहेंगे, 5th ए कहेंगे। कोई इसमें भी कोई किसी प्रकार की शायद ही आपको समस्या है कि भाई इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार कहेंगे और 5th ए कहेंगे, याद रहेगा आराम से। उसके बाद में बात करें इनके सदस्यों की, तो सदस्य कौन कौन से हैं भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित,
ये सारे के सारे जो सदस्य हैं वो कौन से इस परिवार के सदस्य हैं? इस नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। हम बात करें सदस्यों के बारे में, तो ये किस प्रकार परिवार के सदस्य हैं? इस नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। शायद ये आपको कोई समस्या है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इनके बारे में बात करें कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और अपन बात करें कि भाई इनका संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की बात करें कि संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो कि संयोजकता कोष में कितने, संयोजकता कोष में तो कितने 5। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np3 होता है। यानी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से याद रख सकते हो कि भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2 Np3 होता है। नाइट्रोजन परिवार का कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके बाद में अपन बढ़े आगे कि भाई इसमें तो इतनी सी चीज़ें हैं, बस अपने को याद यही रखना है कि नाइट्रोजन परिवार, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कोष। प्रश्न पुटअप करने वाला अच्छे से प्रश्न पुटअप करता है और पूछता है। पीछे वाले में कुछ ऐसा ही तत्व पूछा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पे, डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है सामान्य तरीके से, ऐसा कुछ अपन कक्षों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य तौर पे क्या होता है, ठीक है। यही चीज़ें अपन बात करेंगे, तो ये भी अपने को याद रखना है कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। अब बात करें आगे अपन, अब बात करते हैं कौन से कि भाई 16वां वर्ग। कौन सा 16वां वर्ग? नाइट्रोजन के बाद कौन आता है भाई? इसको क्या कहेंगे? 6A। अब बात करें तत्वों की क्रमांकों की, तो नाइट्रोजन के बाद में कौन से क्रमांक का तत्व आता है और क्या नाम है भाई? आपसे अगर कॉमनली पूछ ले तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो बात वही कि भाई आगे इसके सदस्यों को किस परिवार से कह सकते हैं अपन? ऑक्सीजन परिवार के सदस्य अपन कह सकते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ है कि भाई कितने कौन से तत्व आए, यही चीज़ कि भाई इसमें कौन से तत्व हैं, तो ये वही हैं कि भाई से टिपो ये टेलुनियम, पोलेनियम वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो कौन से हैं? ऑक्सीजन परिवार के सदस्य हैं। ऑक्सीजन में सल्फर वगैरह, ठीक है। यही अब इनकी भी बात करें तो ऑक्सीजन को सबको पता है कि ऑक्सीजन के आखिर में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? कि 6। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? कि भाई 6 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें दूसरी चीज़ कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो कितना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, देखें कि इलेक्ट्रॉनिक NS2 Np4 ये होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ठीक है। ये भी अपने शायद तक दिमाग में बैठे तो अच्छी बात है कि भाई सीधा अपने को यही चीज़ें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका और संयोजकता कोष, यही चीज़ें, ठीक है। अपने जो भी आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो इस हिसाब से ही नोट्स क्रिएट करो कि हाँ ठीक है, लगे कि भाई ये आने लायक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों का कोई तात्पर्य नहीं है। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़े, नाइट्रोजन के बाद में 17वां वर्ग, 17वां वर्ग, 17वें वर्ग की बात करें या इसे 7A कहेंगे। और 7A के साथ साथ अगर अपन बात करें कि भाई 7A कहेंगे, उसके बाद में अगर अपन बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाद में कौन आती है भाई? फ्लोरीन, यही तो इसे क्या कहेंगे? फ्लोरीन परिवार,
परिवार। इसके साथ साथ इसे और क्या कहा जाता है, हेलोजन। ये लवण का निर्माण करते हैं इसलिए हेलोजन, हेलाइड सुना होगा आपने। हेलोजन समूह भी कहा जाता है इन्हें, इन्हें क्या कहा जाता है, हेलोजन समूह कहा जाता है। ठीक है, ये अपन याद रख सकते हो कि इसको एक अन्य नाम भी है हेलोजन समूह। तो हेलोजन समूह के जो तत्व हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं, तो अपने को नॉर्मली तरीके से याद रखना है कि कौन से वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग में आते हैं। किसी प्रकार की शायद ही कोई समस्या हो, ये चीज़ें अपने हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इनसे आगे बढ़ करके कि भाई इस तत्व में इस वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। तो वही आस्टेटाइन तक के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो किस में आते हैं भाई, इस 17वें वर्ग में आते हैं। तो आराम से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को भी कि ये किस वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें इनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने, 7, यही है। और दूसरी बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, NH2 NP5 होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इनके आखिरी जैसे जैसे, अब वो तो चीज़ है कि भाई जैसे जैसे आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं, कक्षकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये चीज़ तो सबको पता है। तो n यहाँ पे क्या है, कक्षकों की संख्या है। पहले NH2 n की जगह अगर 2 रखे तो वो अपन फ्लोरीन के लिए, उसके बाद में 3 आए तो क्लोरीन के लिए, इस प्रकार से अपन बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात करें आगे, अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि 18वें वर्ग के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में, 18वें वर्ग के बारे में। अब देखो, 18वें वर्ग को अलग अलग नामों से जाना जाता है और लगभग ये पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि सबको पता है कि बाकी वाले तो, अब मैं भी आपसे पूछ लूँ कि अक्रिय गैसें किसने दी, तो वो भी प्रश्न ठीक है भाई, बाकियों का है, मोजले वगैरह पूछे, ये वो अच्छे से सवाल उठा के पूछे तो अक्रिय गैसें किसने दी थी, रामसे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, वो भी आप याद रखना। इस वर्ग को, 18वें वर्ग को क्या कहते हैं भाई, शून्य समूह। शून्य समूह। दूसरी बात करें तो इस वर्ग को ये किसी से भी क्रिया नहीं करता। ठीक है, किसी से नहीं क्रिया करता, इसीलिए इसे अक्रिय समूह कहे या अक्रिय गैसें भी कह सकते हैं। क्यों, इस वर्ग में सारी की सारी क्या है, गैसें रखी गई है। यानी 18वें वर्ग में क्या रखी गई हैं, सारी की सारी गैसें रखी गई हैं। जो जितनी भी हैं अब बात करें, वो सारी की सारी इस 18वें वर्ग में क्या रखी गई हैं, गैसें रखी गई हैं। इसके बाद में बात करें तो इसको और क्या कहेंगे भाई, इनको नोबेल गैसें कहा जाता है। नोबेल गैसें कहा जाता है। बात करें संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन अंतिम में कितने, 8, और अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या नहीं करते भाई, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रहे आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके बाद में अगर अब बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना भाई, NS2 और NP6, यानी P कक्षक पूर्ण रूप से पूरितः होता है, भरा हुआ होता है, पूर्ण पूरितः होता है। ये चीज़ भाई इसमें, ये तो था वर्गों का वर्गीकरण, जो इनके इम्पोर्टेंट वर्ग थे जो पूछने लायक हैं उनके बारे में, कि भाई जो P ब्लॉक के जो वर्ग हैं, S ब्लॉक के जो वर्ग हैं, उनके बारे में हमने बात कि ये इनके वर्गों का था क्या, वर्गीकरण। अब हम बात करें थोड़ा सा इन आवर्त सारणी से संबंधित कि भाई आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं,
कितने ठोस हैं, कितने द्रव हैं। आवर्त सारणी की बात करें तो कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं, उनके बारे में बात करें। उनके बाद में हम बात करें कि भाई इसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे छोटे वर्ग की तो चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ही बताइए, लेकिन अपन सबसे बड़ा वर्ग का प्रश्न बनता है, शानदार सा बनता है, मैंने आपको कल भी बताया था। वो वापस से यानी कि कुछ गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको लिखवाना चाहूँगा कि भाई ये ठीक ठाक अच्छे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आवर्त सारणी में प्रश्न अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ तो इन वर्गों के बाद में हम बात करें कि गोल्डन पॉइंट्स। गोल्डन पॉइंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि कोई ऐसे बिंदु हैं अपने आवर्त सारणी में जो प्रश्न बनने लायक हैं। जैसे वही मैंने आपको पहले लिखवाया था कि सबसे आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग, सोचो देखे कौन सा होता है, सोचो कि भाई कौन सा वर्ग होता है। सोचा कुछ? तो बात करें तो कौन सा वर्ग है? तीसरा। 2-4 बार मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ वापस से कि भाई कौन सा, तीसरा। रोमन में बात करें तो थर्ड बी। ये जो वर्ग हैं वो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग है। अब सबसे बड़े वर्ग में अपने माइंड में आया होगा कि भाई पहले वाला वर्ग है वो भी सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं है, क्योंकि जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग में अपन बात करें जो तत्वों की, तो वो तत्व कितने होते हैं? 32 तत्व होते हैं तीसरे वर्ग में। कितने होते हैं? 32। अब देखो 32 तत्व कौन कौन से और कहाँ कहाँ से होते हैं भाई, वो चीज़ ज़रूरी है कि भाई 4 तो हो गए तीसरे वर्ग के खुद के, ठीक है, स्केडियम और ये ट्रिबियम वगैरह वो, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनियम, ये हो गए 4। अब जो लेंथेनियम है उसमें लेंथेनाइड संकुचन हो रहा है और उसमें और कितने तत्व ऐड हैं? 14। और उसी तरह एक्टिनियम है उसमें भी एक्टिनाइड संकुचन हो रहा है और उसमें भी कितने तत्व ऐड हैं? 14। यही चीज़ तो 14 और 14 ये 28 और जो 4 पहले के थे, टोटल कुल मिला के कितने हो रहे हैं भाई? 32। तो ये याद रखोगे आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। अब बात करें अपन आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त, पहले भी लिखवा दिया मैंने आपको शुरुआत में ही, वापस से लिख देना कि सबसे बड़ा आवर्त। सबसे बड़ा आवर्त, ये बात करें। आवर्त सारणी का सबसे बड़े आवर्त की हम बात करें तो सबसे बड़ा आवर्त कौन सा भाई? 6ठा। इसमें अगर बात करें ये पूर्ण रूप से पूरित है, इसमें छठे आवर्त में 32 के 32 तत्व हैं वो ज्ञात हैं। हम बात करें इसके साथ अपन लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है भाई। 7th भी ये भी होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन मिले तो दोनों अगर साथ में कभी मिलेंगे ही नहीं। अगर कोई मान लो भूलवश तरीके से इस प्रकार से भी अगर ऑप्शन मिल जाए अपने को 7 बी में 6 5 2 अगर मिल भी जाए तो अपने को सीधा भी आंसर क्या देना है? 6 देना है, ठीक है। और बाकायदा अपने को कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अगर मिले तो इस प्रकार से मिल सकता है कि 7 की जगह 4 मिलेगा, तो अपना तो सीधे तौर पे आंसर क्या है? 6 है। और दूसरी बात करें अपन कि भाई अन्य तरीके से कोई पूछ ले तो इन सब में पूछ के क्या है ऑप्शन दे दे, 7 दे दे, तो अपने को आंसर क्या लिखना है? 7 ही लिखना है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप आराम से समझ करके प्रश्नों को, जैसे भी कोई प्रश्न आए ना, उनका अपने आप में खुद से पहले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या कर लेना चाहिए, क्लियर कर ले कि भाई अपने को प्रश्न तो सिंपल सा दे रखा है, लेकिन अपन उसको करें या माइंड में सोचे कि इतना सिंपल तो कोई पूछ ही नहीं सके प्रश्न, ठीक है। तो वैसा कुछ ना करके अपने को सीधे तौर पर थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है प्रश्नों को करने के वक्त, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसके बाद में सबसे छोटे आवर्त, अगला पॉइंट लिखोगे सबसे
छोटा आवर्त, सबसे छोटा आवर्त। अब सबसे छोटे आवर्त में तो सबको पता है कि भाई सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है। फर्स्ट आवर्त तत्वों की संख्या कितनी, 2। यही यानी कि सबसे छोटे आवर्त की बात करें तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है, प्रथम आवर्त होता है। शायद ही अपने को कोई समस्या हो। अब हम बात करें आगे कि भाई इस आवर्त सारणी में गैसों की संख्या कितनी है, वो बड़ी ज़रूरी है कि भाई इस आवर्त सारणी में गैसों की संख्या, आवर्त सारणी में गैसें कितनी होती हैं, 11 होती हैं। कितनी, 11। सोच के देखो 11 कौन कौन सी अपने को मिल सकती हैं आवर्त सारणी में गैसें। थोड़ा सा दिमाग से सोचे कि भाई कौन कौन सी गैसें हैं जो आवर्त सारणी में हैं। देख लो, लिख लो भले भाई, अगर लिखना चाहो तो हाइड्रोजन ये भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, क्लोरीन प्लस नोबेल गैस है। ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं वो गैसें हैं। इससे भी एक प्रश्न पुटअप करके पूछ ले कि आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में सर्वाधिक गैसें हैं, ये बनाओ, ये प्रश्न बने तो फिर अपन सोच के बताओ कि भाई कौन से आवर्त में होती हैं सबसे अधिक गैसें, तो दूसरे आवर्त में होती हैं। ये प्रश्न है, सबसे अधिक गैस किस आवर्त में होती हैं, तो कौन से आवर्त में भाई। देखो ये अच्छा प्रश्न है भाई, शानदार वाला प्रश्न है कि अगर पूछ ले कि सबसे अधिक गैसें कौन से आवर्त में है। ठीक है, अब वे बात है, ठीक है, प्रश्न भी अच्छा है, शानदार है। वर्ग की बात करें तो अपने आप बता देगी भाई नोबेल गैस वाला वर्ग है, उसमें सबसे अधिक गैसें हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं आवर्त में, तो कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में सबसे अधिक होगी। सारे के सारे ये जो भी हैं नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी की सारी गैसें किस में है, तो दूसरे में है। तो सबसे अधिक गैसें कौन से आवर्त में होती हैं, द्वितीय आवर्त में। सबसे अधिक गैसें कौन से आवर्त में होती हैं, द्वितीय आवर्त में होती हैं। ये कॉमन सी चीज़ हैं, इस चीज़ को भी अपन आराम से याद रख सकते हैं किसी प्रकार की शायद ही अपने को कोई समस्या हो। ठीक है, ये पॉइंट अपने को थोड़े से अपने को याद रखने हैं। ठीक है, ये अपने को जो पॉइंट हैं वो अपने को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं कि हाँ ये इनसे अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज़ लिखी, इसके बाद में हम आगे बात करें कि भाई गैसों की संख्या तो कितनी हो गई, 11 हो गई। तो बात करें दूसरी चीज़ की भाई आवर्त सारणी में धातु किस तरफ होते हैं, अधातु किस तरफ होते हैं, और बात करें हम उसमें कि भाई इसमें उपधातु किस साइड होते हैं। अगर आवर्त सारणी, अगर आप कल वाली आवर्त सारणी अगर आप देखोगे तो उस आवर्त सारणी में आपको एक सीढ़ी नुमा संरचना मिलेगी, ऐसी कोई संरचना मिलती है। ठीक है, यानी कि सीढ़ी के इधर और इधर वाले जो हैं वो तो उपधातु हैं, और इस साइड वाले अधातु, अधातु, और इस साइड वाले जो भी हैं वो क्या है, धातु। ठीक है, यानी कि ये चीज़ अपने को याद रखनी है। प्रश्न पूछे वो भी पूछ ले, और अपने आप से भी गई आवर्त सारणी में ऐसा भी प्रश्न बने कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धात्विकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धात्विकता क्या होती है भाई, घटती हैं, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, अपन आगे बताएंगे कि धात्विक गुण, अधात्विक गुण, इनका जो भी बाकी जो अपन आवर्तिता के अंदर इनके लक्षण पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के जो भी अपन प्रभावी नाभिक क्या हो इसके बारे में पढ़े, चाहे हम इनकी त्रिज्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि भाई आवर्त सारणी पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखो इधर अगर ये सारे के सारे तो धातु हैं, और अगर इनके सीढ़ी नुमा के बाद में अगर इधर जाए तो ये भी हो सकता है कि अधात्विकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती हैं, तो बढ़ती हैं। ऐसा भी अपने को भाई ये भी प्रश्न बने, अच्छा सा प्रश्न बनता है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं इनसे संबंधित जो जानकारी है या इनकी आवर्तिता है कि भाई ये अपने एक निश्चित अंतराल के बाद में गुण बताते। ठीक है, एक निश्चित अंतराल कैसे कि भाई 2, 8, 18, 18,
32। इस प्रकार से ये एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों की, ये इन्हें जादुई नंबर कहते हैं, ठीक है, ये अपने पढ़ा हुआ होगा। ये चीज़ें इनके अंतराल के बाद में क्या करते हैं, ये वापस से समान गुण, उनके अनुरूप गुण प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ें भी अपने को याद रखनी है और इन्हीं के आधार पे हम बात करेंगे आगे की जो अपनी क्लास होगी कल की, उस क्लास में हम बात करेंगे इनके सामान्य लक्षणों के बारे में कि भाई त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बात करेंगे इनकी आवर्तिता क्या होती है, अगर हम बात करें इनके प्रभावी नाभिकीय आवेशों की, इन पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, या इन पर जो भी धात्विक अधात्विक गुण हैं, चुंबकत्व का गुण है, ये सारे के सारे इनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है आवर्त सारणी, उसको लगभग समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। बाकी आवर्त सारणी में जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जहाँ तक आपको समझ आया है वहाँ तक समझने की कोशिश करना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वापस से बताना। आपके प्रयोगशाला सहायक जो बैच चल रहा है उसके लिए अच्छी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, जितनी अपन क्लास ले रहे हैं। आपके कुछ दिनों में इन क्लासों को नियमित तौर पे भी कर दिया जाएगा, लाइव सेक्शन के तौर पे भी कर दिया जाएगा, और सारी की सारी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित सभी क्लासें भी ले ली जाएंगी, ठीक है। तो आप निरंतर तौर पे हमारे साथ बने रहे, सफलता तक पहुंचाने का काम हमारा है, ये चीज़, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, क्लास लीजिए, अच्छी लगे तो अपने किसी साथी को भी बताइए कि हाँ, लैब असिस्टेंट के लिए ये क्लासेज उपयुक्त हैं और इनको आप रेगुलर फॉलो करें, ठीक है। आपने ये डेट अपने को पता है कि 4 जून है, तब तक हम हमारा कोर्स अच्छी तरीके से करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रश्नों उत्तरों का अभ्यास करेंगे, वीकली टेस्ट भी रखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो बातें हैं वो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। भाई कल की क्लास में इनके बाद में जो आवर्त सारणी है उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम नए टॉपिक की भी बात करेंगे कि भाई कौन कौन सा है, ठीक है। और एक रविवार तक हम पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तीनों क्लासों के तीनों सब्जेक्टों के बारे में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।